हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, दिस इज लेक्चर नंबर 19 ऑफ आवर क्रैश कोर्स प्रोग्राम। और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट पार्लियामेंट। देखिए, ये सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे इम्पोर्टेंट भी, क्योंकि अगर हम प्रीवियस से ट्रेंड देखें तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी एरिया से पूछे जाते हैं। ओके, तो पार्लियामेंट को हम 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है तो आपका अटेंशन भी सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ओके, अब देखो, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को लाइक करना न भूलें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए आपके फ्रेंड्स में, ताकि वो भी इस फ्री इनिशिएटिव का फ़ायदा उठा सके। इसके अलावा देखिए, 50% से ज़्यादा हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपको प्रैक्टिस पे भी फोकस करना होगा। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, तभी प्रीलिम्स क्रैक होता है। तो प्रैक्टिस कैसे करोगे? आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए और इसके लिए प्रेप आईएएस ने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। इट्स अ पेड प्रोग्राम और 22 जनवरी से ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा। टोटल 35 पेपर्स आपको मिलेंगे अटेम्प्ट करने के लिए और हम इंश्योर कर रहे हैं कि आपका 3 टाइम रिवीजन हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो टेस्ट सीरीज है, इट इज कंप्लीटली अलाइंड विद दिस क्रैश कोर्स प्रोग्राम। तो आपका रिवीजन टाइम पे हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, आप एक बार रेफर कर सकते हो। ओके, चलो अब हम आते हैं आज के इस सेशन पे, पार्लियामेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने देखा था कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और एक होता है जुडिशरी। तो जो लेजिस्लेचर है, इसका फंक्शन क्या होता है? टू फॉर्मुलेट लॉज, और इन लॉज को इंप्लीमेंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। और अगर कोई डिस्प्यूट आता है, उसको कौन रिजोल्व करता है? जुडिशरी। तो सबके अपने अपने फंक्शंस हैं। तो पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट इज सेंट्रल लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट क्या है? सेंट्रल लेजिस्लेचर। और इसके लिए जो प्रोविजंस हैं वो हमें मिलते हैं पार्ट 5 ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 79 टू आर्टिकल नंबर 122। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, जो इंडियन पार्लियामेंट है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज प्रेसिडेंट, नंबर 2 काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड नंबर 3 इज हाउस ऑफ पीपल। इसको समझते हैं। देखिए, पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स हैं। एक प्रेसिडेंट, उसके बाद काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड थर्ड वन इज हाउस ऑफ पीपल। अब देखो, जो प्रेसिडेंट हैं, हमने देखा था कि वो एमपी नहीं होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते हैं, बट पार्ट होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि प्रेसिडेंट के काफी सारे लेजिस्लेटिव फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बिल, एक्ट तभी बनेगा जब प्रेसिडेंट असेंट देंगे। ओके, सेशन को समन करना, उसको प्ररोग करना, ये प्रेसिडेंट का काम होता है। ओके, इसके अलावा स्पेशल एड्रेस होते हैं, ऑर्डिनेंस पास किया जा सकता है। तो इस तरह से काफी सारे लेजिस्लेटिव फंक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के। तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन उसके पार्ट होते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ओके, अब देखो, प्रेसिडेंट के अलावा काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल। तो
इनके जो हिंदी नेम है वो 1954 में अडॉप्ट किए गए थे, राज्यसभा एंड यहां पे लोकसभा। और क्या क्या बोलते हैं, देखिए दिस इज अपर हाउस, अपर हाउस, और सेकंड चैम्बर भी बोलते हैं, सेकंड चैम्बर, और हाउस ऑफ एल्डर्स। तो इन सबका मतलब सेम ही है, राज्यसभा। ओके, यहां पे दिस इज लोअर हाउस, फर्स्ट चैम्बर और पॉपुलर हाउस, राइट। अब देखो जो राज्यसभा है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, राज्यसभा रिप्रेजेंट करती है स्टेट्स को एंड यूनियन टेरिटरीज को, जबकि जो लोकसभा है ये रिप्रेजेंट करती है पीपल ऑफ इंडिया को। किसको, पीपल ऑफ इंडिया को। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। ओके, अब देखो अगर हम कंपेयर करें विद ब्रिटेन एंड यूएसए तो क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं, इसको मैं रब करता हूं। देखिए अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में क्या सिस्टम है, क्राउन, फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। तो यहां पर भी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है इसके 3 पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो यही सेम कॉन्सेप्ट हमने भी लिया हुआ है। ओके, अगर हम बात करें यूएसए की, तो देखिए यूएसए में जो यूएसए प्रेसिडेंट है वो वहां की लेजिस्लेचर के पार्ट नहीं होते हैं। क्यों, बिकॉज हमने देखा था कि वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर है, वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर है। तो यहां पे जो लेजिस्लेचर है उसको कहा जाता है कांग्रेस। ओके, और इसमें फर्स्ट है सीनेट जो कि अपर हाउस है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो कि लोअर हाउस है। ओके, और हमें पता है कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और यूएसए में क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। और इनमें बेसिस क्या होता है, बेसिकली एग्जीक्यूटिव एंड जो लेजिस्लेचर है इनके बीच का रिलेशनशिप किस तरह से है। तो इन पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जीक्यूटिव वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लोकसभा, जबकि प्रेसिडेंशियल में ऐसा नहीं होता है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने होंगे। ऑलराइट, अब हम आते हैं जो राज्यसभा लोकसभा है इनका कंपोजिशन वगैरह क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो देखिए राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तो इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 250, इससे ज्यादा मेंबर्स नहीं होंगे। सो दिस इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ। और इसमें से 12 persons they are nominated by the president and 238 plus 12, जो 238 मेंबर्स हैं दे शेल बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। और इलेक्शन किस तरह से होंगे, इन डायरेक्ट इलेक्शन। तो यहां पे इन डायरेक्ट इलेक्शन होता है राज्यसभा के केस में। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, 250। ओके, और देखो जो स्टेट्स हैं जो यूटी हैं, ठीक है, इनको जो सीट्स अलोकेट होती हैं वो अलोकेट होती हैं इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। तो कोई स्टेट ऐसा है जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, फॉर एग्जांपल यूपी, महाराष्ट्र, तो वहां पे ज्यादा सीट्स मिलेंगी राज्यसभा में। एंड कोई स्टेट ऐसा है जहां पे पॉपुलेशन काफी कम है, फॉर एग्जांपल जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, तो वहां पे सीट्स कम मिलेंगी। बट देखिए यहां पे ऐसा है कि ईच स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय एटलीस्ट 1 मेंबर। तो कम से कम एक सीट तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब देखो 250 तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, करंट स्ट्रेंथ कितनी है, 245। ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है जब हमने बात की थी टाइप्स ऑफ मेजोरिटी की। ओके, तो ईच स्टेट इज
रिप्रेजेंटेड बाय एटलीस्ट वन मेंबर। अब देखो जो फोर्थ शेड्यूल है ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट डील्स विद अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट एंड यूटी। अब यूपीएससी क्या करेगी, फोर्थ शेड्यूल डील्स विद अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट्स ओनली, तो यूटी वहां से हटा दिया जाएगा। तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है, स्टेट्स प्लस यूटी दोनों ही शामिल होता है। अब देखो ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं इनको कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट। 12 मेंबर्स हो सकते हैं और किस बेसिस पे आप नॉमिनेट करोगे, हैविंग स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किसकी चीज में, लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस, इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और देखो पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि जो एमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं उनको भी एक प्लेस मिले इन पार्लियामेंट बिना किसी इलेक्शन को फाइट किए हुए। तो ये इनका पर्पस होता है। तो दिस इज राज्यसभा और उसका कंपोजिशन किस तरह से होता है। अब देखो इलेक्शंस किस तरह से होते हैं ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स किस तरह से होगा। तो देखिए इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके। तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, ओके। सिस्टम क्या होगा, वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो हमने देखा था प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ओके। एंड द सीट्स आर अलॉटेड टू द स्टेट्स इन राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। अब देखो यूएसए में क्या होता है, यूएसए एक सिमेट्रिक फेडरेशन है। क्या है, सिमेट्रिक फेडरेशन। तो वहां पे जितने भी स्टेट्स हैं उनका इक्वल स्टेटस है। तो वहां पे 50 स्टेट से हर स्टेट से 2 मेंबर जाते हैं, 2 मेंबर जाते हैं वहां की सीनेट में। जबकि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे बेसिस क्या है, पॉपुलेशन। तो हमारे यहाँ पे असिमेट्रिक फेडरेशन हमें देखने को मिलता है। जहां तक यूनियन टेरिटरीज की बात है तो ये लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, इट इज नॉट गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन। केवल ये लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है कि किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा। तो पार्लियामेंट ने क्या कहा है कि भाई इन डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे बाय मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज, ओके, फॉर दैट टेरिटरी। बाकी सिस्टम वही है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो अगर हम देखें कि पॉपुलेशन के बेसिस पे आपका रिप्रेजेंटेशन है तो एट प्रेजेंट दिल्ली जो यूटी है उसका रिप्रेजेंटेशन है, पुडुचेरी का है और अभी तो जम्मू कश्मीर भी हो गई। तो इनका रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, राज्यसभा में। इज दिस क्लियर टू एवरीवन। तो ये सिमेट्रिक फेडरेशन असिमेट्रिक फेडरेशन ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। तो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा। तो देखिए केवल इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा इसके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे लोकसभा की। तो देखिए लोकसभा में क्या कंपोजिशन है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, 552। पर इस पे आप स्टार मार्क लगा लो, 552 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, दिस इज 550 प्लस 2। अब देखो ये क्या है, इसमें से 530 मेंबर्स ये रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स। एंड जो 20 हैं मेंबर्स वो यूटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी ये जो 2 मेंबर्स हैं तो बेसिकली जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स from Anglo-Indian community if the community is not adequately represented in the Lok Sabha। देखिए ये जो प्रोविजन है ना ये बेसिकली 1960 तक के लिए था और इसको फिर एक्सटेंड किया गया 2020 तक, ओके। बट इसके आगे एक्सटेंशन नहीं मिला है, ओके। तो बाय 104th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ
2019. This act removed the nomination based representation of Anglo-Indian community. ओके, तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। 25 जनवरी 2020 तक के लिए था, बट फर्दर एक्सटेंशन नहीं मिला है। ओके, और ये किसी ने कमेंट भी किया था पिछले लेक्चर्स में, बट ये सही समय है बताने का। ओके, तो 550 हो जाएगा। अब देखो, इसमें से 530 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं एंड 20 यूटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स किस तरह से होगा। यहां पे डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, आपने पार्टिसिपेट भी किया होगा। द पीपल डायरेक्टली इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि अगर आप एडल्ट हैं और डिसक्वालिफाइड नहीं है तो आप वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या है, अगर आप 18+ हो तो आप वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, बट द ओनली थिंग इज किसी लॉ के अंडर आप डिसक्वालिफाइड नहीं होने चाहिए। देखो, पहले ये लिमिट था 21 ईयर्स का, 21 ईयर्स, बट बाय 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 इसको क्या कर दिया, 18 ईयर्स कर दिया है। ओके, तो ये बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ी बात है। ऑलराइट, अब देखो यूटी में किस तरह से होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा है कि पार्लियामेंट बाय लॉ डिसाइड करेगी कि किस तरह से यूटीज का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो पार्लियामेंट ने क्या कहा कि भाई यहां पे भी डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। ओके, तो यहां पर भी डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। तो इन केस ऑफ लोकसभा डायरेक्ट इलेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। देन नॉमिनेटेड मेंबर्स, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अब इसकी कोई खास इंपॉर्टेंस रही नहीं। प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं, बट इसको अभी रिमूव कर दिया गया है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शंस किस तरह से होते हैं इसको समझिएगा। देखिए, लोकसभा के इलेक्शन के लिए जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है उसको डिवाइड किया जाता है किसमें, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। देखिए, हमने ये देखा था कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो दो तरह की होती है, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होगा, बेसिकली हम लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो हमारे बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं। ये होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ओके, तो इसके लिए जो टेरिटरी है उसको डिवाइड किया जाता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ओके, तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करती है। लोकसभा इलेक्शन हो चाहे आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हो। ओके, अब देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, किस तरह से, दो लेवल पे प्रोवाइड की गई है। पहला है बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, तो जैसे स्टेट ऑफ गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, हिमाचल है, तो इनके बीच में यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, सबसे पहली बात। और जो दूसरा जो रिस्पेक्ट है वो क्या है, बिटवीन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द सेम स्टेट। तो विद इन गुजरात, विद इन राजस्थान भी यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और देखो, इसको किस तरह से अचीव किया जाता है। देखो, सीट्स को इस तरह से डिवाइड किया जाता है इन टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी कि बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, द रेशियो बिटवीन नंबर एंड पॉपुलेशन रिमेन्स द सेम फॉर ऑल सीट्स। तो एक स्टेट को उतनी सीट्स दी जाएंगी कि रेशियो ऑफ पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ सीट्स वो सभी स्टेट्स में ऑलमोस्ट बराबर रहे। ओके, बट दिस प्रोविजन डज नॉट अप्लाई टू स्टेट हैविंग पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 6 मिलियन। अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन 60 लाख से कम है तो वहां पे ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके,
सेकंड प्रिंसिपल क्या है, विद इन द स्टेट जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहां पे भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो सीट्स मिल रही हैं एंड पॉपुलेशन का जो रेशो होगा वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए पूरे स्टेट में। ये दो प्रिंसिपल यूज किए जाते हैं, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जैसे ये हमारा इंडिया है, ठीक है, कुछ इस तरह से है। तो भाई डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, ठीक है। तो स्टेट्स को जो सीट्स दी गई हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। मींस जो स्टेट की पॉपुलेशन है और नंबर ऑफ सीट्स जो आप दे रहे हो इसका रेशो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए सभी स्टेट्स के लिए। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, बिकॉज हमारे यहां पे पॉलिटिकल इक्वलिटी है, ओके। और विद इन द स्टेट, जो जैसे स्टेट ऑफ राजस्थान है तो इसमें जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी तो यहां पर भी यही सेम प्रिंसिपल लगेगा। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय कितनी सीट्स दी गई हैं, इसका रेशो विद इन द स्टेट ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉलिटिकल इक्वलिटी, ओके भाई। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि जो एमपी है तो ये कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। आप ऐसा देखिए कि जैसे जो एमपी लाड स्कीम है, हर एमपी को 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। अब मान लो कोई एमपी ऐसा है जिसके एरिया में 10 लाख पॉपुलेशन है, ठीक है। कोई एमपी ऐसा है जिसके एरिया में 1 लाख की पॉपुलेशन है, बट दोनों के लिए आपको 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो ये तो इक्वलिटी नहीं हुई ना। अब ऐसा देखो, कोई एरिया ऐसा है, कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है जिसका एरिया बहुत बड़ा है और किसी का छोटा है, बट जो कैंपेनिंग पीरियड है वो तो यूनिफॉर्म है 14 डेज का। तो हमें इक्वलिटी अचीव करनी है। तो देखिए इसके लिए क्या होता है, डीलिमिटेशन होता है। इसके लिए क्या होता है, डीलिमिटेशन होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। तो भाई व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डीलिमिटेशन, क्या मतलब होता है, देखिए डीलिमिटेशन रेफर्स टू रीड्रॉइंग of territorial constituencies on the basis of latest census figures। क्योंकि पॉपुलेशन तो हर साल में चेंज हो रही है, तो नंबर ऑफ सीट्स कितनी आपको देनी है स्टेट को, और जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका एरिया आपको हर सेंसस के बाद चेंज करना है। दिस इज लिमिटेड, दिस इज डीलिमिटेशन, दिस इज डीलिमिटेशन, ओके। और इसका फंडा क्या है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। इसका फंडा जो है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, ओके। अब देखो, आफ्टर एवरी सेंसस रीएडजस्टमेंट इज टू बी मेड, allocation of seats and division of each state into टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो ये दो एस्पेक्ट होते हैं जिनको रीएडजस्ट किया जाएगा आफ्टर ईच सेंसस, ओके। पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। तो यहां पे देखिए आर्टिकल 81, 82 एंड 170 इंपॉर्टेंट है। तो भाई देखिए डीलिमिटेशन लोकसभा में होगा और स्टेट असेंबली में होगा, राज्यसभा में नहीं होता है, स्टेट काउंसिल में नहीं होता है। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन में ही होगा। ऑलराइट, इज दिस क्लियर टू एवरीवन। तो आर्टिकल नंबर 81, 82 एंड 170 ये आर्टिकल्स आपको देखने चाहिए। एंड देखिए अभी तक जो है 4 बार हो चुका है, 1952, 1961, 1972 एंड 2002। इसके लिए डीलिमिटेशन कमीशन होता है, बहुत ही पावरफुल बॉडी होती है, और जो उसका ऑर्डर होगा वो किसी भी कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, आपको मानना ही पड़ेगा, ओके, आपको मानना ही पड़ेगा। अब देखो थोड़ा सा केस डिफरेंट है इंडिया के केस में। भाई जो हमारे सदर्न स्टेट्स हैं वो क्या कर रहे थे, वो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स अच्छे से इंप्लीमेंट कर रहे थे,
तो वहां पे पॉपुलेशन हमें स्टेबल होती हुई या कम होती हुई दिख रही थी। बट जो नॉर्थ इंडिया है वहां पे ऐसा नहीं था। तो अगर ये प्रिंसिपल आप फॉलो करोगे तो भाई जो साउथ के स्टेट्स है वो काम अच्छा कर रहे हैं, बट क्योंकि पॉपुलेशन कम है तो उनका जो शेयर होगा सीट्स में वो कम हो जाएगा, तो ये तो उनका नुकसान हुआ। तो फिर बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते हैं। पहला था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। तो इस एक्ट ने क्या किया, froze the allocation of seats in Lok Sabha to the states and division of each state into territorial constituencies till the year 2000 at the 1971 level। ठीक है, तो भाई 1971 की पॉपुलेशन फिगर आप लोगे और उसी के बेसिस पे आप सीट्स अलोकेट करोगे और स्टेट को डिवाइड करोगे इन टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और ऐसा कब तक चलेगा, टिल ईयर 2000। पर्पस क्या है, वही पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, जो सदर्न स्टेट्स हैं उनको डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है 84th अमेंडमेंट एक्ट। तो भाई इसमें ये जो बैन था इसको फर्दर 25 ईयर्स के लिए एक्सटेंड किया गया, मींस अप टू 2026। तो इसके बाद जो फर्स्ट सेंसस होगा उसके पॉपुलेशन फिगर आप यूज करोगे, बट तब तक के लिए 1971 वाला ही चलेगा। इसमें सेकंड प्रोविजन ये था कि ये जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इनको आप रीएडजस्ट कर सकते हो, रेशनलाइज कर सकते हो 91 सेंसस के बेसिस पे। मींस स्टेट को कितनी सीट्स आपने दी है ये तो फिक्स है 1971 लेवल पे, पर जो सीट्स आपने दे दी स्टेट को, उन सीट्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो विद इन द स्टेट 1991 सेंसस के बेसिस पे। ओके, उसके बाद आता है 87th अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या हुआ, बेसिकली इसको कर दिया गया 2001 सेंसस। ओके, विदाउट अल्टरिंग द नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू ईच स्टेट। तो करंट पोजीशन क्या है, एक स्टेट को जो सीट्स अलोकेट हैं वो 1971 के बेसिस पे है। ओके, बट वो जो सीट्स अलोकेटेड है आप उसको डिवाइड कर सकते हो किसमें, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। तो उनका रीएडजस्टमेंट वो 2001 सेंसस के बेसिस पे है। ओके, तो ये प्रेजेंट पोजीशन है एंड आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये सबको समझ में आ गया होगा। देखिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए अच्छे से समझिए। अब देखो दूसरा होता है रिजर्वेशन फॉर SC ST। तो लोकसभा के इलेक्शन में, स्टेट असेंबली के इलेक्शन में बेसिकली SC ST के लिए रिजर्वेशन होता है और बेसिस क्या है, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में उसी के बेसिस पे सीट्स जो है रिजर्व होती है फॉर SC एंड ST। और यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट सेम है। जो 84th अमेंडमेंट एक्ट था उसने क्या किया कि 91 सेंसस की पॉपुलेशन आप कंसीडर करोगे फॉर रिजर्वेशन, एंड 87 में क्या हुआ कि 2001 जो सेंसस है उसकी पॉपुलेशन फिगर्स को आप यूज करोगे। ओके, सो दिस इज रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड ST। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, आगे बढ़े चलिए। अब देखो जो राज्यसभा है वहां पे इन डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं केवल वही पार्टिसिपेट करेंगे। अब ये जो राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं ये बेसिकली ओपन बैलेट सिस्टम है, बट लिमिटेड फॉर्म ऑफ ओपननेस। तो ओपन बैलेट का मतलब क्या है कि भाई जो मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द इलेक्शन वो क्या करेंगे, जो बैलेट पेपर होगा उस पर मार्किंग करेंगे कि भाई मैं वोट किसको दे रहा हूं, और उसको शो करना होगा टू पार्टीज ऑथोराइज एजेंट। आप शो करोगे कि आप किस मेंबर को अपना वोट दे रहे हो। ओके, और उसी के बाद उसको आप पुट करोगे किसमें, बैलेट बॉक्स में। तो ये सिस्टम होता है। पर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो किसी को भी शो नहीं करेंगे। ऑलराइट, वो किसी को भी शो नहीं करेंगे। जो नोटा ऑप्शन है वो एप्लीकेबल नहीं होता है राज्यसभा पोल्स में। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी होगी। इसके अलावा देखिए डोमिसाइल कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है राज्यसभा इलेक्शन में। तो भले ही आप स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो बट ऐसा बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि वही मेंबर जाएगा राज्यसभा में जो जिसका डोमिसाइल वो स्टेट होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और ये बेसिकली लोकसभा इलेक्शन में भी है। तो डोमिसाइल रिक्वायरमेंट जो है
वो 2003 में खत्म कर दी गई। इस चीज को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ड्यूरेशन की। अच्छा अभी देखो हमने जो बात की थी SC ST रिजर्वेशन, तो SC एंड ST रिजर्वेशन, तो सीट्स रिजर्व है फॉर SC ST। इसका मतलब ये नहीं है कि SC ST मेंबर को केवल SC ST पॉपुलेशन ही इलेक्ट करेगी, नहीं, बल्कि जो जितने भी वोटर्स होंगे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो सभी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। बस द ओनली थिंग इज उस सीट को रिजर्व कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो SC ST मेंबर्स हैं वो केवल रिजर्व सीट पे ही फाइट कर सकते हैं, वो किसी जनरल सीट से भी फाइट कर सकते हैं। तो जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाला सिस्टम था वो हमने एंड कर दिया है। ओके, ये चीज ध्यान रखना। अब बात करते हैं ड्यूरेशन की। देखिए जो राज्यसभा है ये एक परमानेंट बॉडी है, इसका डिसोल्यूशन नहीं होता है, जबकि जो लोकसभा है उसमें होता है, हम देखेंगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने मेंबर्स की टर्म फिक्स नहीं की है, बोला है कि पार्लियामेंट डिसाइड करे। तो पार्लियामेंट ने क्या बोला कि भाई 6 ईयर्स होगी। ओके, 6 ईयर्स होगी। और देखिए किस तरह से एडजस्ट किया गया है कि 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर ऑन एक्सपायरेशन ऑफ एवरी सेकेंड ईयर। ठीक है, तो 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर होते हैं एंड 1/3 मेंबरशिप के लिए एवरी थर्ड ईयर की बिगनिंग में इलेक्शंस होते हैं। तो इस तरह से कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है, एक परमानेंट बॉडी है, नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। अब जो रिटायरिंग मेंबर्स हैं दे आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। ओके, कोई लिमिटेशंस नहीं है, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ऑलराइट, अब अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा की टर्म फिक्स होती है, 5 साल की नॉर्मल टर्म है। अब देखो इसको कहां से काउंट करोगे, फ्रॉम फर्स्ट मीटिंग आफ्टर जनरल इलेक्शन। ओके, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो हाउस है वो डिसॉल्व हो जाता है। देखिए हमने देखा था इन केस ऑफ इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, ये पीरियड जो है वो एक्सटेंड हो सकता है। ओके, एंड अगर कॉन्फिडेंस नहीं है हाउस का तो प्रेसिडेंट पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं। तो इट इज नॉट अ कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर। इस पे भी क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। ओके, इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़े, चलो अब हम बात करते हैं मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो अगर किसी पर्सन को MP बनना है तो भाई क्या क्वालिफिकेशन है? सबसे पहला, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स ऑफ एज एंड लोकसभा के लिए 25 ईयर्स ऑफ एज। तो देखिए जो हमने प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट देखा था क्वालिफिकेशन, तो वहां पे था ना राज्यसभा लोकसभा, तो वो कंडीशंस यही हैं। ओके, इसके अलावा मस्ट मेक एंड सब्सक्राइब बिफोर सम पर्सन। देखो सम पर्सन, अब यहां पे प्रेसिडेंट गवर्नर आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, दिस इज सम पर्सन ऑथोराइज इन दैट बिहाफ बाय इलेक्शन कमीशन। तो आपको ओथ लेनी होगी जो कि 3rd शेड्यूल में आपको दी हुई है। तो ये क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा एडिशनल क्वालिफिकेशंस भी है जो आपको मिलती है RPA 1951 में। वो क्या है? सबसे पहला, ही मस्ट बी अ रजिस्टर्ड इलेक्टर फॉर ए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो भाई डोमिसाइल रिक्वायरमेंट इज नॉट नीडेड। लोकसभा राज्यसभा दोनों के लिए पहले था, 2003 में हटा दिया। हमने देखा ना, जैसे मोदी जी हैं उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया गुजरात से भी और यूपी से भी, है ना, बनारस की सीट से। तो बनारस के रहने वाले तो है नहीं, बट रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर फॉर अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। कहीं से भी आप हो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राहुल गांधी को देख लीजिए, अमेठी एंड वायनाड। ओके, इसके अलावा ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ SC ST इन एनी स्टेट और UT इफ ही वांट्स टू कंटेस्ट अ सीट रिजर्व फॉर देम। तो अगर आप SC ST रिजर्व सीट पे फाइट करना चाहते हो तो आप मेंबर होने चाहिए SC ST कम्युनिटी के। तो ये एडिशनल क्वालिफिकेशंस हैं। ओके, अब बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन की। तो ये कहां पे दी हुई है? आर्टिकल 102 में। तो अ पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग इलेक्टेड एज ए MP। क्या कंडीशंस है भाई? अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया है तो भाई दिस इज द फर्स्ट
डिस्क्वालिफिकेशन, तो आप समझ सकते हो कि कितनी इंपॉर्टेंट होगी ये डिस्क्वालिफिकेशन। ओके, ये क्या होता है हम देखेंगे थोड़ी देर में। अनसाउंड माइंड, मान लो कि पागल है ऐसा समझ लो, बट डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, तो डिक्लेरेशन भी होना जरूरी है। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, दिवालिया निकल गया हो आपका, ये भी हो सकता है। यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भी एक कंडीशन है। और डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, कौन से लॉ है? आरपीए 1951 एंड एंटी डिफेक्शन लॉ, तो ये दोनों बनाए गए हैं बाय पार्लियामेंट, जो हमें पढ़ने होंगे। तो अब बात करते हैं आरपीए 1951 क्या कहता है। तो बहुत सारे एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन है, लाइक अगर आप गिल्टी पाए जाते हो ऑफ इलेक्शन ऑफेंसेस और करप्ट प्रैक्टिसेस, तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस, जिसमें आपको 2 या उससे ज्यादा साल की सजा हो जाए, इम्प्रिजनमेंट हो जाए, ओके, तो वो भी एक डिस्क्वालिफिकेशन है। अगर आपने टाइम पे इलेक्शन एक्सपेंसेस का अकाउंट नहीं दिया है, तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स और सर्विसेज, तो भी दिक्कत है भाई, दिस इज सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है ना। डायरेक्टर और मैनेजिंग एजेंट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन ए कॉर्पोरेशन इन विच गवर्नमेंट हैज एटलीस्ट 25% शेयर, तो ये भी आपको नहीं करना है। अगर आपको गवर्नमेंट सर्विस से कभी डिसमिस किया गया है फॉर करप्शन, दिस लॉयल्टी टू द स्टेट, तो भी आप डिस्क्वालीफाइड हो। कन्विक्टेड फॉर प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स और फॉर द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी, डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। फॉर प्रीचिंग प्रैक्टिसिंग सोशल क्राइम्स लाइक अनटचेबिलिटी, डाउरी, सती, तो ये सब एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन है इन आरपीए 1951 एंड आई होप दिस इज क्लियर। और देखिए आरपीए मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं, वो पूरा फैक्चुअल आपको याद करना पड़ता है। ओके, तो भाई कौन डिसाइड करेगा कि मेंबर इज सब्जेक्टेड टू एनी ऑफ द अबव डिस्क्वालिफिकेशन? तो प्रेसिडेंट का डिसीजन यहाँ पे फाइनल है, प्रेसिडेंट का। ओके, और इसके लिए वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओपिनियन लेंगे एंड वो बाइंडिंग होगी, विल एक्ट अकॉर्डिंगली। ओके, आर्टिकल 103, तो जो इलेक्शन कमीशन की ओपिनियन होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे काम करना होगा। ओके, अब अगला आता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। देखिए जो डिफेक्शन है ये बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985, 10th शेड्यूल जो है उसको ऐड किया था, राजीव गांधी गवर्नमेंट थी। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी उस समय कि बेसिकली मनी पावर, तो पैसे का खेल बहुत ज्यादा हो रहा था इन पॉलिटिक्स। ओके, मनी पावर इन इलेक्शन, और इसकी वजह से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ये आ रही थी। आपने सुना होगा आया राम गया राम, दल बदलू, है ना। अभी आप कांग्रेस में हो, कल आप बीजेपी में चले गए, तो दिस इज डिफेक्शन, जब आप अपनी पार्टी को चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो क्यों होता है? बेसिकली वहां पे आपको कोई अच्छी पोस्ट मिल रही होगी, आपको मिनिस्टर बनाया जा रहा होगा, पैसा भी आपको दिया जा सकता है, तो ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन ये एक डिस्क्वालिफिकेशन है। अब देखो इसमें क्या होता है, अगर कोई मेंबर है वॉलंटरली गिव्स अप हिज मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जिसके टिकट पे आप इलेक्ट हुए हो टू द हाउस, तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। इफ ही वोट्स और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस कॉन्ट्ररी टू एनी डायरेक्शन गिवन बाय हिज पॉलिटिकल पार्टी, जिसके टिकट पे आप इलेक्ट हुए हो, अगर आप उसकी डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हो, देन आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। अगर कोई इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर है, तो अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है आफ्टर द इलेक्शन, उसने जीत लिया, तो भाई आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। और इन केस ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर, इफ ही ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 मंथ, तो विद इन 6 मंथ आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आफ्टर 6 मंथ आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते हो। तो ये सब होता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन
ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। अब भाई कौन डिसाइड करेगा? इन केस ऑफ राज्यसभा चेयरमैन, इन केस ऑफ लोकसभा स्पीकर। तो भाई ये जो डिफेक्शन का जो कानून है ये किस किस के लिए एप्लीकेबल है? देखिए ये मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस उनके लिए एप्लीकेबल है, प्लस प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स एक्सेप्ट राज्यसभा चेयरमैन। तो उनके लिए भाई ये एप्लीकेबल नहीं है, ये चीज ध्यान रखना ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो दल बदल कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ फॉर मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स एक्सेप्ट राज्यसभा चेयरमैन। ओके, अब देखो ये जो डिसीजंस होंगे चेयरमैन के, स्पीकर के, वो जुडिशियल रिव्यू उनका पॉसिबल है। बट देखो इसमें सबसे बड़ा लूप होल क्या है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं है कि कितने टाइम में आपको डिसीजन लेना होगा, तो एलिमेंट ऑफ बायसनेस यहां पे आता है। अब देखो हम बात करते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात करते हैं। भाई इसको समझो कि हमारे यहां पे सेपरेशन ऑफ पावर है। हालांकि इसका डिग्री काफी कम है, तो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर इसको समझते हैं। देखिए जो लेजिस्लेचर है इसका क्या काम है? एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना, क्वेश्चन आवर में, नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू, है ना, तो आप कंट्रोल करते हो। बट मान लो ऐसा हो कि जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेटिव मेंबर है, उन्होंने कोई गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड किया हुआ है, तो आपको लगता है उस केस में वो एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है। तो इस चीज को रोकने के लिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को एक डिस्क्वालिफिकेशन बताया गया है, और वो भी सबसे पहली डिस्क्वालिफिकेशन। ओके, अब देखो व्हाट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया है, कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो बेसिकली जो कोर्ट के जजमेंट्स हैं, ठीक है, वहां से हमें पता चलता है कि व्हाट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो पोजीशन दैट ब्रिंग्स टू द ऑफिस होल्डर सम फाइनेंशियल गेन, एडवांटेज और बेनिफिट। आप ये समझ लो अगर कोई मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, एमपी, एमएलए कोई एग्जीक्यूटिव पोजीशन होल्ड कर रहा है, दैट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। एंड मेन ग्राउंड क्या है? इट इज अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर। आप किस तरह से अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करोगे? अगर आप खुद गवर्नमेंट के पार्ट हो, ठीक है, उसका ऑफिस आपने हेल्ड किया हुआ है, तो आप किस तरह से गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करोगे, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करोगे? तो दिस इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसके लिए एक लॉ भी बनाया गया है, पार्लियामेंट एक्ट ऑफ 1959, प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। अब देखो दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जब भी कोई ऑफिस कंट्रोवर्शियल होता है, तो जो रूलिंग पार्टी है वो इस एक्ट को अमेंड कर देती है, और वो जो ऑफिस है उसको एग्जेंट कर दिया जाएगा, और वो भी विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ओके, ऐसा किया जाता है और काफी बार किया भी गया है। तो दिस इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब एक बहुत ही फेमस केस है, प्रद्युत बोरडोलोई वर्सेस स्वपन रॉय। ये 2001 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि भाई कैसे डिसाइड होगा कि पर्टिकुलर ऑफिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं है। तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि क्या गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल है क्या ओवर अपॉइंटमेंट, रिमूवल, परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शंस ऑफ द ऑफिस। इज देयर एनी गवर्नमेंट कंट्रोल? अगर हाँ, तो फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो सकता है। वेदर द ऑफिस हैज एनी रेम्यूनरेशन अटैच टू इट, क्या आपको कुछ सैलरी वगैरह मिल रही है क्या? देखो, आप उसको ले रहे हो या नहीं वो अलग बात है, उसकी बात नहीं हो रही है। वेदर द ऑफिस हैज एनी रेम्यूनरेशन अटैच टू इट, अगर हाँ तो फिर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो सकता है। आप उसको लो या न लो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वेदर द बॉडी इन विच द ऑफिस इज हेल्ड हैज गवर्नमेंट पावर्स, क्या आपके पास गवर्नमेंट की पावर्स हैं क्या? लाइक पैसा रिलीज करना, लैंड को अलॉट करना, एटसेट्रा। और वेदर द ऑफिस इनेबल्स द होल्डर टू इन्फ्लुएंस बाय वे ऑफ पैट्रोनेज। ओके, तो दिस इज प्रद्युत बोरडोले केस, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि भाई ये सब कंडीशंस हो सकती हैं। ओके, अब देखो अगला जो टॉपिक है वो क्या है? वैकेटिंग ऑफ सीट्स। सीट्स
कब कब वैकेट हो सकती हैं। तो पहला है डबल मेंबरशिप। तो भाई देखो, आप एक बार में एक ही हाउस के मेंबर हो सकते हो, या तो लोकसभा या राज्यसभा, और वो भी एक ही सीट से। आप एक बार में या तो एमपी होंगे या एमएलए होंगे, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हो। तो डबल मेंबरशिप अगर होगी तो फिर आपको कोई एक सीट जो है आपको वेकेट करनी पड़ेगी। देखते हैं क्या क्या सिस्टम है। तो भाई अगर कोई मेंबर ऐसा है जो कि दोनों हाउस में इलेक्ट हो गया है, राज्यसभा एंड लोकसभा, तो भाई आपको विद इन 10 डेज आपको इंटीमेट करना होगा कि भाई आप किस हाउस में जाना चाहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी जो राज्यसभा की मेंबरशिप है वो चली जाएगी। सेकंड, कोई सिटिंग लोकसभा मेंबर है, वो मान लो बन गया राज्यसभा मेंबर या वाइस वर्सा, तो जो फर्स्ट हाउस होगा उसमें आपकी सीट वैकेंट हो जाएगी। मींस अगर आप सिटिंग लोकसभा मेंबर थे तो अब आप नहीं रहोगे। अब मान लो आपने एक हाउस की दो सीट पे इलेक्शन फाइट किया और दोनों में आप जीत गए, तो फिर आपको एक चूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो देन दोनों सीट्स आपकी वैकेंट हो जाएंगी। ओके, तो बात वही है कि आप एक बार में एक ही हाउस के मेंबर हो सकते हो। अब मान लो आप एमपी भी हो, आप एमएलए भी हो, तो ही मस्ट रिजाइन हिज सीट इन स्टेट असेंबली विद इन 14 डेज, अदरवाइज पार्लियामेंट की सीट वैकेंट हो जाएगी। तो ये चार कंडीशन है जो आपको याद रखनी होगी डबल मेंबरशिप। ओके, अब दूसरा केस क्या होता है, भाई आप डिस्क्वालीफाई हो गए। ठीक है, इतना सारा हमने देखा कि क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन है, 10 शेड्यूल हो गया, तो उस केस में भी आपको सीट छोड़नी पड़ेगी। आपने मान लो रिजाइन कर दिया हो, किसको दोगे रेजिग्नेशन? जो चेयरमैन है या स्पीकर है उसको देना पड़ेगा। बट देखो, रिजाइन देने का मतलब ये नहीं है कि आपकी सीट वैकेंट हो गई, नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली इट इज सब्जेक्टेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन। तो जो स्पीकर है, जो चेयरमैन है, वो आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट इट इज नॉट वॉलंटरी और जेन्युइन। तो अगर जेन्युइन नहीं है तो भाई नहीं किया जाएगा। और अगर आप एब्सेंट हो विदाउट परमिशन तब भी आपको निकाला जा सकता है। इफ द मेंबर इन क्वेश्चन इज एब्सेंट फ्रॉम ऑल मीटिंग्स ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड ऑफ 60 डेज विदाउट परमिशन ऑफ द हाउस, ये भी एक कंडीशन है। और अ मेंबर हैज टू वैकेट हिज सीट इन द पार्लियामेंट, अगर मान लो उसका इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर हो गया है, हाउस से आपको एक्सपेल कर दिया गया है। ओके, आप प्रेसिडेंट बन गए, आप वाइस प्रेसिडेंट बन गए, आप गवर्नर बन गए, तो उस केस में भी आपको ये जो सीट है ये वैकेट करनी पड़ती है। ओके, अब देखो, अगर कोई डिसक्वालिफाइड पर्सन इलेक्ट हो गया पार्लियामेंट में, तब क्या कोई रेमेडी है क्या? तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोसीजर नहीं है टू डिक्लेयर द इलेक्शन वॉइड। ठीक है, ये जो मैटर है ये दिया गया है आरपीए 1951 में। तो यहाँ पे हाई कोर्ट के पास पावर है। इट इनेबल्स द हाई कोर्ट टू डिक्लेयर एन इलेक्शन वॉइड इफ डिसक्वालिफाइड कैंडिडेट इज इलेक्टेड। तो अगर कोई डिसक्वालिफाइड कैंडिडेट है, उसका इलेक्शन हो गया है, तो पावर हाई कोर्ट के पास है टू डिक्लेयर इलेक्शन वॉइड। ओके, एंड जो एग्रीव पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट को अपील कर सकती है। ये एक सेफगार्ड यहाँ पे दिया गया है। ओके, अब देखो अगला आता है ओथ और अफर्मेशन। तो जो एमपी हैं, तो बिफोर टेकिंग सीट इन द हाउस आपको ओथ लेनी पड़ती है, आपको शपथ लेनी होती है। या तो प्रेसिडेंट दिलवाएंगे या सम अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम इन दिस रिगार्ड। ओके, तो जरूरी नहीं कि केवल प्रेसिडेंट ही दिलाए, कोई भी दिला सकता है। ठीक है, अब देखो ये जो ओथ है ना, ये लेना कंपलसरी है। अगर आप नहीं लेते हो तो आप हाउस में वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, आप जो उसकी प्रोसीडिंग्स हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, और जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं वो आप यूज नहीं कर पाओगे, उनको इंजॉय नहीं कर पाओगे। तो भाई ये ओथ लेना जरूरी है, ये ओथ लेना जरूरी है बिफोर टेकिंग सीट इन द हाउस। ओके, अब आज का आखिरी टॉपिक है सैलरीज एंड अलाउंसेस। तो भाई जो एमपी हैं, दे आर इंटाइटल्ड टू रिसीव सच सैलरीज अलाउंसेस जो कि पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है। कौन करता है? पार्लियामेंट। ओके, अब देखो देर इज नो प्रोविजन फॉर पेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, बट फिर भी ले लिया। पार्लियामेंट हैज प्रोवाइडेड पेंशन टू मेंबर्स, तो बाकी की तो छीन रहे हैं, बट खुद के लिए है।
इसके अलावा द सैलरीज अलाउंसेज ऑफ स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, chairman, deputy chairman, basically presiding officers, they are also determined by parliament and they are charged on CFI, the consolidated fund of India, है ना। तो इस पे वोटिंग वगैरह नहीं हो सकती है। ओके, तो दीज आर सैलरीज एंड अलाउंस है। और इसी के साथ जो हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट है यहीं पे एंड होता है, इसको हम सेकेंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। और हाँ, प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। हमने भी टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, पेड कोर्स है और इट इज कंप्लीटली अलाइंड विद दिस फ्री ओके क्रैश कोर्स। ऑलराइट, तो चलिए, ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड जय हिंद।